नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। बता दें, बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विजय कपरवार और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयार है और उपचुनाव के लिए डेट का इंतजार है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी काफी पहले से ही उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड में विधानसभा की अभी 2 सीट रिक्त हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। वहां भी यथाशीघ्र उपचुनाव होने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। पार्टी ने वहां पर अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए श्री विजय कपरवार जी और मंगलौर विधानसभा के लिए श्री अजीत चौधरी जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है और पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी तिथि वहां की घोषित होगी, पार्टी अपनी तैयारी के साथ में चुनाव लड़ेगी। जैसे ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा, आचार संहिता लागू हुई, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला। मैं खुद उस प्रतिनिधिमंडल में था और हमने जो है बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा पे तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलौर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहां पर तैयारियां पूरी हैं। हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से नेतृत्व को 3 नाम प्रदेश भेजेंगे। पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों का पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाना होगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसकी समीक्षा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो हिमाचल और अन्य प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं। इसकी समीक्षा होगी और जहां तक कम मतदान की बात है तो बीजेपी के सारे वोटरों ने वोट किया है। उन्होंने कम मतदान के कारण पर विपक्ष को घेरते हुए कहा, चुनाव में उनकी उपस्थिति नगण्य रही है। क्या तैयारी चल रही है? उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं और सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को ये हल्फनामा भी दिया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे। तो चुनाव, राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और अभी तो मतदाता सूचियों में
जो बहुत बड़ी संख्या में नाम नहीं जुड़ पाए थे, हम आज राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके हमने उनसे सभी नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की है और चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी शिकायतें उनको विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई है। तो वो सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि सभी वार्ड स्तर पर कैंप लगा करके 15-20 दिनों के भीतर भीतर सभी नामों को जोड़ने की कार्यवाही को पूरा करेंगे। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव बस कुछ ही दिनों में शुरू होना है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने कहा कि सरकार ने उच्च न्यायालय को यह हलफनामा भी दिया है कि हम 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग भी इसकी तैयारी में लगी है। बीजेपी नगर निगम, निकाय, नगर पालिका के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में जो नाम नहीं जुड़ पाए थे, उसे राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात करके जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। क्या तैयारी चल रही है? उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं और सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को ये हलफनामा भी दिया है कि हम 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाएंगे। तो चुनाव, राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और अभी तो मतदाता सूचियों में जो बहुत बड़ी संख्या में नाम नहीं जुड़ पाए थे, हम आज राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करके हमने उनसे सभी नामों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की है और चुनाव आयुक्त ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसी शिकायतें उनको विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई है। तो वो सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि सभी वार्ड स्तर पर कैंप लगा करके 15-20 दिनों के भीतर भीतर सभी नामों को जोड़ने की कार्यवाही को पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। निर्वाचन कार्यालय की ओर से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान को भारत निर्वाचन आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। सोशल मीडिया के थ्रू मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को लेकर के उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर उत्तराखंड को पहली रैंकिंग दी गई है। चारधाम यात्रा पर सुगम यातायात को लेकर उत्तराखंड की पुलिस रणनीति बना रही है, जिसे लेकर ऋषिकेश के गरुण चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए 1 वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर गढ़वाल आईजी करण सिंह नंगन्याल ने कहा कि हम गरुण चट्टी से चंडी घाट तक 1 वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के एसपी देहात लाखजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ऋषिकेश में कैंप कर 1 वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। गत वर्षों में भी 1 वे की एक किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। इसीलिए बार बार मैं वहां के चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम जो है गरुड़ चट्टी से जो चारधाम यात्री आ रहे हैं, उसको हम बैराज होते हुए, चीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम 1 वे सिस्टम करेंगे। और आने के लिए 1 वे सिस्टम में जो यात्री चारधाम को आ रहे हैं, तो बैराज वहां चंडीगढ़ से होते हुए और सीधा आपका श्यामपुर फाटक, वहां से नटराज, फिर भद्रकाली, तपोवन होते हुए आगे जाएंगे।
खबर काशीपुर से है, जहां सुभाष नगर में शुगर मिल रोड पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोगों ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सुभाष नगर में शराब की दुकान खोली जा रही है, जबकि बताया जा रहा है कि दुकान का आवंटन यहां से 2 किलोमीटर दूर के लिए किया गया है। साथ ही अनुज्ञापी विभाग से सांठ गांठ कर यहां गलत तरीके से दुकान खोलने की फिराक में है। जहां शराब की दुकान खोली जा रही है, वहां दंत चिकित्सालय और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं और पास में महिला आईटीआई और श्रमिक विभाग का कार्यालय और मंदिर भी है। ऐसे में वहां दुकान खुलने पर अराजकता बढ़ेगी। हमारे संज्ञान में कुछ रिहायशी इलाके से समाचार आया था कि उनके इलाके में जो है, जहाँ पे कि एक हॉस्पिटल भी है, डेंटल हॉस्पिटल है, और एक तरफ जो है वो जन औषधि औषधालय है, और सामने में जो है आईटीआई गर्ल्स स्कूल भी है आईटीआई का, और पीछे में तमाम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे सुना कि यहाँ पे एक शराब की दुकान खुल रही है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता स्थित पटेल नगर में एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 दुधारू गाय की जलकर मौत हो गई, जबकि एक गाय आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका पशु चिकित्सकों द्वारा उपचार जारी है। वहीं पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से जल्द उचित मुआवजे दिए जाने की मांग की है। वहीं सूचना पर पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दो गाय जलकर मर गई हैं। केशव सिंह जी की गाय थी, एक गाय घायल हुई है। मौके का निरीक्षण कर लिया गया है, इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम इसको रिपोर्ट आगे प्रेषित करेंगे। अनुमानित नुकसान लगभग 2 लाख के लगभग है। मांग की है, लेकिन इसकी जांच जारी है। जो भी नियम होगा उसके अनुसार नागरिक कार्रवाई। कितने जानवर जले हैं इसमें? 2 गाय जली है। कोई घायल हुई? एक गाय घायल हुई है, जो कि जिसका उपचार डॉक्टर साहब कर रहे हैं। 1 बजे आग लगी, 3 जानवर, 2 जानवर मर गए और 1 जानवर जली है बची। और तो राशन पानी जो भी था भूसा हो गया, सब जल गया। परेशान हो गया हम, 2 सब सामान जल गया। 50,000 का तब 50,000 का तो भूसा ही भूसा। 2 जाले वाली तरह भूसा लाए, वो भी आप देख लो जल गया। और हम 2 जने बहुत परेशान हैं, क्या करें। 12:30 से 1 बजे तक आग लगी। जब हमको पता हुआ बाहर आए तो सारा कोई बस का ही नहीं रहा, पूरा तमाशा हो गया। उसके बाद 2 गाय वहीं जल के मर गई, एक गाय घायल होकर के भाग गई। और फिर 11,000 का भूसा जला, खाने पीने का राशन बढ़ा, 2-3 कट्टा चौकड़ पशु आहार जला, बर्तन सारे जले। वहाँ खाने का सामान भी हुआ, जानवरों का भी अपना का भी। जानवरों को भूसा राशन लगा करके 2.5-3 लाख का नुकसान ठहरा वो सभी। अभी आप कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मांगे, मैंने कोई वादा नहीं यार। महोदय, कल शाम 12-1 बजे की बात है, जिस टाइम पर ये बहुत तेज हवा तूफान लगा, तो उस समय हम सभी लोगों को सूचना दी। आग इतनी विकराल रूप धारण कर ली थी कि कोई नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब आई जब जानवर सारे जल गए थे। 2 गाय जल गई, एक अजली हो गई, और इनका खाने पीने का सारा सामान जो भी इन्हें आज तक मेहनत करके कमाया था, अपनी रोजी रोटी सारा इनका जल के राख हो गया। मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि इन गरीबों को उचित मुआवजा दिया जाए। इनका 6 से 7 लाख का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अब इनके शाम को खाने के लिए ना ही बर्तन है, बर्तन भी इनके जल चुके हैं, कपड़े सारे जल चुके हैं। इन वृद्धों का कोई सहारा नहीं है। आजीविका का साधन इनका जानवर थे, वो भी इनका जल के राग हो चुका है। शासन प्रशासन कई लोग यहाँ पर आए, पत्रकार महोदय भी आए। मैं यही मांग करता हूँ, इन जरूरतमंदों को इनके नुकसान के समय इनका जो भी नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन इनका मुआवजा दिलाने की इनकी संपूर्ण मदद करें। हमारा इन दिनों शहर में लगातार सड़क जाम की समस्या बनी हुई है। जब जाम की समस्या पर ट्रैफिक सीओ अनुज आर्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जहां से भी जाम लगने की शिकायत आ रही है वहां पुलिस की तैनाती बढ़ाई जा रही है और जाम लगने का कारण पता किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगह ये पाया गया कि नो पार्किंग एक बड़ी समस्या है। ऐसे जगहों पर भौतिक रूप और ड्रोन दोनों के माध्यम से चालान काटे जा रहे हैं।
सिटी में जैसे कई जगह जाम की शिकायत आती है, तो उन जिन जिन जगहों पे जाम की लगातार हमें शिकायतें मिल रही हैं, वहां पे फोर्सफुल डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है और ये रीजन देखे जा रहे हैं कि किस कारण से जाम लगा। तो कई जगह ये पाया गया है कि नो पार्किंग एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो इस पे लगातार हम लोग फिजिकली भी चालान किए जा रहे हैं और इसमें हमारे ड्रोन से भी चालान किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में 47 फायर स्टेशन हैं। फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों की संख्या भी 50% कम है। अग्निशमन विभाग के ज्यादातर वाहन 15 साल की मियाद भी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग संसाधनों और कर्मचारियों के साथ वाहनों की कमी से जूझने को मजबूर है। विभाग के उप निदेशक संदीप कुमार राणा ने बताया कि उत्तराखंड में 47 फायर स्टेशन हैं और 11 जीर्ण शीर्ष स्थित में हैं। इसके अलावा 9 यूनिट ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। विभाग की ओर से शासन को 20 फायर स्टेशनों के नवनिर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की मांग की गई है, लेकिन अभी तक अग्निशमन विभाग को फंड नहीं मिल पाया है। साधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की बात है तो वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर है, 48 टोटल फायर स्टेशन है हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक फोम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन है वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है, बट उसमें विडम्बना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स है जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, इनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है। गर्मी का पारा चढ़ते ही पानी का संकट भी बढ़ने लगा है। जल स्तर कम होने से बैराज से मिलने वाले पानी का प्रेशर भी कम होता जा रहा है, जिससे शहर के आखिरी छोर वाले घरों और ऊंचाई पर स्थित घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। वहीं इस साल पर्याप्त बारिश न होने की वजह से गौला के जलस्तर में अप्रैल से ही काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे पेयजल संकट के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली का कहना है कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी की गई है, पानी के टैंकर, नलकूप आदि व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त रखी गई हैं। वर्तमान में हमारे समस्त नलकूपों से सुचारू रूप से हम लोग जलापूर्ति कर रहे हैं और हमने एक व्यवस्था के लिए जहां समस्याग्रस्त क्षेत्र आ रहे हैं 10 विभागीय टैंकर और 2 प्राइवेट टैंकर के माध्यम से भी पेयजल का वितरण कराया जा रहा है। और साथ ही जो नलकूप है उनमें अगर मोटर पंप में खराबी आती है तो स्पेयर पंप की व्यवस्था भी कर ली गई है। ग्रामीण क्षेत्र नैनी डांडा ब्लॉक मुख्यालय के अस्पताल में एक वृद्ध का इलाज न किए जाने पर बवाल हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भी स्वीकारा कि उनका पहला दायित्व मरीज की जान की सुरक्षा करना है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है। खबर पौड़ी से है, जहां एक वृद्ध का इलाज न करने को लेकर चिकित्सालय में जमकर बवाल हुआ। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वृद्ध का इलाज नहीं किया गया, जिसके चलते ये बवाल काटा गया है। तो वहीं चिकित्सालय की ओर से भी ये माना गया कि पहले मरीज का इलाज करना प्राथमिकता होनी चाहिए। नैनी डांडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। मामला चिकित्सालय के बवाल का है, जहां वृद्ध का इलाज न किए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं प्रशासन की ओर से माना गया कि मरीज का इलाज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी आपने आज ये बात कही है तो मैं इसको देख करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी तो वहां के एमओआईसी का भी पक्ष जानते हुए और इसमें जो भी कार्रवाई है जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नियमित रूप से हमारे स्तर से भी इसका पर्यवेक्षण किया जाता है। दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है, स्टाफ भी अब लगभग पूरा है, लेकिन फिर भी यदि किसी लेवल पे कोई कमी हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई भी कराई जाती है। जो परसों की घटना है उसमें एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में रात के 1:30 के आसपास का टाइम हुआ था, वहां पे जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि पहले आप
केस करिए, पहले आप रिपोर्ट दर्ज करिए। क्योंकि क्या हुआ था कि इनके और जो पेशेंट आया था उसके और उसके बेटे में दोनों में लड़ाई हुई थी। उसके बेटे ने उसके सर पे चोट मार दी थी डंडे से। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं इसलिए तो सीधा उनका ये कहना कि पहले रिपोर्ट लिखाए फिर जाके ट्रीटमेंट होता। एक बात आप सोच ली साथियों कि मैंने उनसे ये भी कहा था उस टाइम पे कि उसको चोट लगी हुई है काफी और वो चक्कर खाए कभी गिर सकता है। इंस्ट्रूमेंट की बात तो तब देगा ना जब वो सही होगा। मैडम आपका बयान लेना मुझे। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। मैडम आप पहले मेमो तो जारी करोगे ना यहां से। साथियों मैं इस समय हॉस्पिटल में हूं और हॉस्पिटल में देखिए किस तरह से बर्ताव हो रहा है। यहाँ के इनको चोट लगी है और चोट के बाद और यहाँ पे देखिए इमरजेंसी में हम लोग आए, दरवाजा बंद कर दिया मैडम ने। ये इस तरह से दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए है ना। अरे इमरजेंसी है और यहाँ पे दरवाजा रुको ऐसा मत करो अंदर दो। इमरजेंसी में हम लोग पहुंचे हैं और इमरजेंसी में जब हमने यहाँ पे बुजुर्ग को दिखाया तो उनका यह कहना है कि पहले आप पुलिस केस करो। लेकिन जो नियम बोलता है कि यहाँ पे पहले वो मेमो जारी करेंगे पुलिस के लिए, अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है, घटना हो जाती है तो उसके बाद इसके जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये हॉस्पिटल होगा? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। सीएम ने लिखा कि ये आपके कठिन परिश्रम और लगन का ही नतीजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में भी राज्य और देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। सीएम ने लिखा कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी निराश ना हो बल्कि उनका साथ दें। ये जीवन में सफलता का आखिरी मापदंड नहीं है। आप सभी पूर्ण मनोयोग से और अधिक मेहनत के साथ प्रयास कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 और सुधार परीक्षा दूसरे साल के परीक्षा फल आयोजित किए गए हैं। इस बार हाई स्कूल में 79.14% और इंटर में 82.63% परीक्षार्थी पास हुए। बता दें कि रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रिजल्ट देखने के बाद कई स्कूलों में बच्चे शिक्षकों के साथ मौजूद रहे और परीक्षा फल देखने के बाद एक दूसरे को पास होने की बधाई भी दी। My name is Kanale and I am studying class 10B section. सर मेहनत करी आपने? Yes sir. तो क्या कहेंगे आज? मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब फैमिली कंडीशन भी तो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी कि उम्मीद नहीं थी फर्स्ट डिवीजन की, पास होने तक की उम्मीद नहीं थी और फर्स्ट डिवीजन ही। तो कितनी मेहनत करी? तो दूसरे बच्चों को क्या? दूसरे बच्चों की भी उनकी भी मेहनत की। उनको कोई मैसेज देना चाहो? हाँ कि मतलब जो तुम्हें टाइम मिले उसमें पढ़ो, आगे के लिए मत छोड़ो कि आगे कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के पता नहीं टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तुम पढ़ ना पाओ, तुम्हारा वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे वाला टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। जब पहले मैं पेपर देने गई थी उस साल तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, कि पता नहीं मैं पेपर दे भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन उस टाइम जब मैं क्लास में एंटर हुई और मैंने पेपर देने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हार्ड भी था और नहीं भी, पर ये था अच्छा था पेपर। पेपर अच्छा था? हाँ जी पेपर अच्छा था, थोड़ा सिलेबस का भी था और थोड़ा बाहर से भी। समीक्षा न्याय 10th C। कितनी मेहनत करी थी समीक्षा पढ़ाई? सर मैंने तो कोई ट्यूशन भी नहीं किया था, कोई कोचिंग क्लास भी नहीं किया था, कि हर एक बच्चा होता है जिससे पता होता है कि अपने टैलेंट में सब कुछ कर सकता है। सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है। वैसे मैंने पूरा टॉप का रैंक कर ली थी, बट मेरी तबियत बहुत खराब हो गई थी डेंगू के चलते, तो मैं 90 नहीं कर पाई, बट मैं 12th में 99 करूंगी फिर जो पूरा टस्ट है आपसे। हर मैथ कभी मैं सेकंड डिवीजन आई है, बहुत खुशी है। सब बच्चा बहुत हार्ड होते, साइंस को इतना हार्ड होता है, मगर मैंने उसको टॉपिक वाइज दिखा जिससे टीचर को भी लगे कि बच्चे को इतना तो पता है, तो मुझे इतना तो पता था कि क्या मैसेज देंगे बच्चों को? आज आगे भी ऐसी लिखते रहे, एक्टिंग प्रैक्टिस और घर में सेल्फ स्टडी करें। अभी राज्य बालिका राष्ट्रीय बोर्ड का रिजल्ट देखा जा रहा है। जैसे कि आपको बताइए 165 बच्चे हमारे हाई स्कूल में था, 135 बच्चे इंटरमीडिएट थे, तो 1 by 1 देखा जा रहा है और काफी उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। अभी एक बच्ची बड़ी खुश थी, उसे उम्मीद नहीं थी पास हो जाऊंगे और सेकंड डिवीजन उसका मोटिवेशन काम आया। प्रॉब्लम थी वो खुशी के मारे बहुत रो पड़ी,
कि मैं पास हो गई, आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। 99 मार्क्स भी हिंदी में आए हैं, किसी के 89 मार्क्स आए हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।